So, good morning class. Today we are starting with our chapter number 12, that is friction. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever you need by applying the brakes. So, have you ever thought why a vehicle slows down when the brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of other object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? And why do we sleep when we step on a banana peel? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? You will find the answers to such questions in this chapter. तो हम कभी कभी बनाना की स्किन के ऊपर पैर रख देते हैं तो फिसल के गिर जाते हैं। अगर किसी चीज़ को बस में या बाइक में या स्कूटर में जा रहे हैं तो उसको रोकना है तो हम ब्रेक्स लगाते हैं तो रुक जाती। तो ऐसा होता क्या है ना, कि हम रुक जाते हैं। ये सारे आंसर्स तुम्हें इस चैप्टर में मिलेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिविटी 12.1 जेंटली पुश ए बुक ऑन द टेबल. You observe that it stops after moving for some time. Repeat this activity, pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time? Can you think of an explanation? Can we say that the force must be acting on the book opposing its motion, and this force is called the force of friction. एक एक्टिविटी करो कि टेबल के ऊपर बुक रखो और ऐसे उसको हल्का से धक्का दो तो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। सेम उसी साइड, सामने की साइड जाके थोड़ा सा धक्का दो तो बुक यहाँ आके रुक जाएगी। तो ऐसा क्या चीज़ है जो उसको रोकता है? क्योंकि बुक के पास तो ब्रेक नहीं है रुकने के लिए, है ना, तो खुद ब खुद कैसे रुक गई? तो कोई एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या करता है कि अगेंस्ट द, अगर कोई गाड़ी इस तरफ जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। फिर अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो व्हीकल जल्दी स्टॉप हो जाएगा। अगर ये व्हीकल का फोर्स ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो गाड़ी दूर तक जाएगी, फिर रुकेगी, राइट। So you saw that if you apply a force along the left, friction acts along the right, and if you apply the force along the right, the friction acts on the left direction. In both the cases, the force opposes the motion of the book, and the force of friction always opposes the applied force. तो friction of force हमेशा applied force के opposite direction में काम करता है। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. तो यहाँ पर फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा था? दो सरफेस, एक बुक का सरफेस और एक टेबल का सरफेस। तो जब दो सरफेस मिलते हैं तो वहाँ पर बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। Is the friction same for all the surfaces? Does it depend on the smoothness of the surface? Let us find out. Factors affecting the friction. Tie a string around a brick. Pull the brick by a simple spring. You need to apply some force and note down the reading on the spring balance when the brick just begins to move. It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. इस तरह से जब हम किसी ब्रिक को स्प्रिंग की मदद से खींचने की कोशिश करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि ब्रिक के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो हमें स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, वो रीडिंग हमको बताता है कि ब्रिक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। नाउ रैप द पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. अभी ब्रिक के ऊपर प्लास्टिक की थैली लपेट लो, राइट, और फिर वही एक्टिविटी करो तो आंसर थोड़ा चेंज आएगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो फ्रिक्शन सरफेस ऑफ अर्थ का लग रहा था, राइट, अभी प्लास्टिक मटेरियल जो बीच में आ गया ब्रिक के और सरफेस में तो स्मूथ होता है प्लास्टिक, है ना। सो बैलेंस इन द अबाउट टू केस इज़ व्हाट माइट बी द रीज़न. तो ये दोनों के अलग अलग आंसर आने का रीज़न क्या है कि रैपिंग ऑफ द पीस ऑफ जूट बैग. अभी प्लास्टिक की बैग हटा के जूट बैग लगाओ तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रिक्शन.
स्प्रिंग बैलेंस इज़ ए डिवाइस यूज टू मेज़र द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग ये डिवाइस है, वो मेज़र करता है कि फोर्स कितना लगता है उस पर। इट कंसिस्ट ऑफ ए कोइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू इट, एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटर मूविंग ऑन द graduated scale, and the reading on the scale gives the magnitude of the force। तो ये स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा कि कोई अगर हमारे पास वज़न करने का साधन नहीं है तब भी हम इस तरह के बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं कि उस चीज़ में ऊपर कितना वज़न है, राइट। Activity 12.2, make an inclined plane on the smooth floor or on a table, and you may use a wooden board supported by the books, or put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let the pencil cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread the piece of cloth। देखो ये एक्टिविटी हमको करनी है। क्या किया हमने, एक वुडन बॉक्स लिया है, लकड़े का प्लैंक लिया है, राइट। बुक्स के सहारे उसको स्लांटिंग पोजीशन में रखा है, और फिर एक सेल होता है ना हमारा बैटरी, वो वहाँ से रोल करते हैं, और वहाँ से रोल करने के बाद पेंसिल रेल कहाँ तक गई और वहाँ पर जाके स्टॉप हो जाती है, उसको मेज़र करना है आपको, ठीक है। Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again। फिर बीच में कपड़ा बिछा के फिर उसको रोल करवाओ और एक बार कपड़े के बगैर करवाओ। तो मेज़र करना है कि पेंसिल सेल कितनी दूर जाके रुक जाता है ना। देखो एक बार कपड़ा रखा है, एक बार कपड़ा नहीं रखा है, राइट। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। फिर तीसरी बार में मिट्टी बिछा दो, एंड मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, एंड वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। ट्राई टू रीजन, डिस्कस द रिजल्ट। तो हर बार पेंसिल भी सेल वही है, लकड़े का स्लोप भी वही है, तो हर बार क्यों अलग अलग जगह पर अलग अलग दूरी पे जाके रुक जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो पहले हमने जब कुछ भी नहीं रखा था तो कुछ उसके ऊपर टेबल का ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था सिर्फ। फिर कपड़ा बिछाया हमने तो कपड़े का लगा, और फिर मिट्टी डाली तो भी मिट्टी का फ्रिक्शनल फोर्स लगा। तो सबसे कम मिट्टी में जाएगा, फिर कपड़े में, और फिर ज़्यादा जाएगा टेबल। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance travelled? I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस एज वेल एज द स्मूथनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो अभी पेंसिल सेल जो था उसके ऊपर हमने सैंड पेपर लगा दिया और फिर रोल करवाया, तो अलग रीडिंग आएगा हर बार। Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact। सपोज ये दो सरफेस है, वो जब कांटेक्ट में आते हैं तो इसके अंदर इरेग्युलरिटीज़ मतलब जो स्मूथनेस नहीं है, खड्डे हैं, लाइनिंग है, इस सरफेस के ऊपर भी जो भी लाइनिंग्स हैं, खड्डे हैं, डेंट हैं, वो सब इफ़ेक्ट करता है फ्रिक्शन को। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेग्युलरिटीज़ ऑन देम। Irregularities on the two surface lag into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome the interlocking on rough surfaces. There are larger number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved। अगर rough surface होगा तो larger friction होगा। We see that the friction is caused by the interlocking of the irregularities। देखो अब जब हम जिप जैकेट की जिप चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि एक साइड की इरेगुलरिटी होती है और दूसरी साइड की इरेगुलरिटी है, उसको वो जिपर जो होता है वो उसको कांटेक्ट करवा देता है, राइट, और वो सरफेस जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं। It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat
when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. Recall your experiences when the last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experiences, get that experience now. And what is easier, to move the box from the rest or to move it when it is already in motion? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है और उसको मोशन में लाना है तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, या जो चीज़ ऑलरेडी धक्के में मूवमेंट कर रही है और उसको धक्का लगाना है? ऑब्वियसली जो चीज़ मूव कर रही है ऑलरेडी उसको धक्का देना है तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ खड़ी है उसको मूव करवाना है तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है. The force required to overcome the friction at the instant of an object starts moving from the rest is a measure of static friction. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, एक जगह पर है, फिर आप उसको मूव करवाते हो तो जो फ्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी वो शुरुआत हुआ है मोशन में, राइट. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is the measure of sliding friction. तो कोई चीज़ मूव कर रही है उसको आप जब फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो रेस्ट पे है उसको जब हम मूव करवाते हैं और तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. तो क्यों फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है? क्योंकि दो इरेगुलरिटीज़ को क्लोज कांटेक्ट होने में टाइम नहीं मिलता है ना, इसीलिए. ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड. फ्रिक्शन अ नेसेसरी ईविल. अभी देखो, ईविल का मतलब वो बुराई है, लेकिन नेसेसरी ज़रूरी भी है. कुछ बोलते हैं ना भाई ये गंदी आदत है, लेकिन उस गंदी आदत से भी कुछ फ़ायदा होता है, ज़रूरी होती है वो. तो ऐसा है फ्रिक्शन. Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler, earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it, and would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? तो मान लो आपके हाथ में एक मिट्टी का ग्लास है और एक हाथ में कांच का ग्लास है, दोनों में पानी भरा हुआ है. अभी जो कांच का ग्लास है उसके बाहरी साइड के ऊपर तो हमने तेल लगा के रखा है, सोचो, और फिर पकड़ते हो ग्लास तो एक में फिसलन आ जाती है ना, फिसलता जाएगा ग्लास, क्योंकि एक तो ग्लास है कांच का तो ऑलरेडी स्मूथ सरफेस होता है, राइट, और उसके ऊपर भी हमने तेल लगा दिया तो बार बार फिसलने की कोशिश करेगा. और मिट्टी का जो होता है उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ बहुत होती है और कोई भी ऑयल जैसा कुछ नहीं लगा है तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं. रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इज इट टू ऑन ए वेट मडी ट्रैक. जब कीचड़ वाली मिट्टी होती है उसके ऊपर हम बाइक या कुछ चलाते हैं तो कैसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है. क्यों? क्योंकि वो रोड के साथ फ्रिक्शन नहीं बना पाती है गाड़ी, है ना. You could not write with the pen or a pencil if there was no friction. अगर पेंसिल और पेन के ऊपर पेपर के ऊपर हम कुछ लिख भी पाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम कुछ भी लिखने जाएंगे तो हमारा हाथ फिसलता ही जाएगा, टिकेगा ही नहीं एक जगह पर, और हैंड राइटिंग इतनी गंदी होगी कि कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, राइट. When your teacher is writing with the chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. And could it happen if there were no friction between the chalk and the board? तो टीचर जब बोर्ड के ऊपर लिखती है और आपको दिखता है तो होता क्या है कि बोर्ड के ऊपर इरेगुलरिटीज़ होती है ना, जिसमें वो चॉक डस्ट चिपक जाती है. इसके लिए तो हमें लगता है कि ये ए लिखा है, राइट. Could it happen if there were no friction between the chalk and board? तो चॉक और बोर्ड के बीच में अगर फ्रिक्शन ना होता तो लिखना भी पॉसिबल नहीं होता था.
इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वाज नो फ्रिक्शन। तो कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो उसको स्टॉप या ब्रेक लगाना भी पॉसिबल नहीं होता। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, they could not be started or even stopped or turned to change the direction of the motion. So you could not fix a nail on the wall or tie a knot. Without friction no building could be constructed. तो फ्रिक्शन के बगैर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। ऑन दी अदर एंड फ्रिक्शन इज़ एन ईविल। हाँ, दूसरी तरफ देखने जाए तो फ्रिक्शन क्या है, एक नुकसान करने वाली चीज़ है हमको। कैसे कि जब दो इरेगुलरिटीज़ तो सब में होती है, हमें पता है, राइट। तो जितना इरेगुलरिटीज़ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा उसमें। तो जब कोई चीज़ घिसते हैं हम तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कैसे शार्पनर करते जा रहे हैं तो पूरी पेंसिल छिल जाएगी, है कि नहीं। उसी तरह वेयर एंड टेयर हो जाता है। मशीन जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, बूट के सॉल्स जो होते हैं, टायर्स जो होते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से घिसते जाते हैं और एक टाइम आता है जब वो स्मूथ हो जाते हैं तो फिर हमारे किसी काम के नहीं, तो हमको टायर्स में बदलने पड़ते। इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेरिंग्स और द सोल्स ऑफ द शूज़। You must have seen worn out steps of the foot over bridges at the railway station. Friction can also produce heat. Vigorously rub your palms together for a few minutes. How do you feel when you strike a matchstick against the rough surface? It catches fire. तो जब हम मैचस्टिक जलाते हैं तब भी फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और जिसकी वजह से आग पकड़ लेता है वो मटेरियल। You might have observed that the jar of a mixture becomes hot when it is running, है ना। मिक्सचर जार जो होता है उसमें जब हम कुछ पीसते हैं, मसाला वसाला या गोल गोल स्पीड में घूमता है तो वो गर्म हो जाता है। You can cite various other examples in which friction produces heat. In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy, and we shall discuss the ways of minimizing friction in the following section. तो मशीन गर्म हो जाएगा जब फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर लगेगा तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑयलिंग करना पड़ेगा, ग्रीसिंग करना पड़ेगा, है ना। साइकिल भी देखो आपकी, जब बारिश के पानी के सीज़न के बाद साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में से चूक चूक आवाज़ ऐसे आती रहती है, या ब्रेक मारते तब आवाज़ आती है। तो हम साइकिल वाले के पास जाते हैं, वो क्या कर देता है, ऑयल के 2-4 ड्रॉप्स डाल देता है, ऐसे ऐसे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर, ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो और वो आवाज़ चली जाएगी। सो इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन क्या होता है। As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the threads of the tires, trucks and bulldozers provide better grip in the ground. देखो ट्रैक्टर का टायर देखो और साइकिल का टायर देखो, क्या फ़र्क है दोनों में। क्योंकि इसके ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं वो बड़े मोटे मोटे होते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से ग्रिप कर सकता है ज़मीन को, जबकि साइकिल के जो थ्रेड्स होते हैं वो बड़े पतले से होते हैं, जो ज़्यादा आसानी से ग्रिप नहीं कर पाता है रोड को। We deliberately increase the friction by using the brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. And when you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheel. But when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to the friction. The wheel stops moving. You might have seen that kabaddi players rub their hands with the soil for a better grip for their opponents. Gymnastics applies some coarser substances on their hands to increase the friction for a better grip. हाँ, तो आपने कबड्डी खेलने वालों को भी देखा होगा, जब खेलने जाते हैं कबड्डी 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 करते हुए तो ज़मीन से मिट्टी उठा के अपने हाथ में रगड़ लेते हैं थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि खेलते खेलते पसीना आ जाता है, पसीने से हाथ फिसल जाता है, सामने वाले को आप पकड़ नहीं पाते हो, है ना। तो मिट्टी से हाथ यूँ कर दोगे तो आपका हाथ जो है फ्रिक्शन के
ज़्यादा वो हो जाता है फ्रिक्शन वाला, तो आप अच्छे से पकड़ के आउट कर सकते हो। In some situations, however, friction is undesirable and we want to minimize it. तो कहीं कहीं फ्रिक्शन ज़रूरी है, जैसे कबड्डी के गेम में, राइट। और कहीं कहीं फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कैरम जब खेलते हैं तो कैरम के ऊपर थोड़ा सा पाउडर डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, स्ट्राइकर के फ्रिक्शन को कम कर देता है और गोटी को थोड़ा सा भी मारोगे तो दूर तक जा सकती है ना। बाईसाइकिल मोटर मशीन यूजेस ग्रीस। बाईसाइकिल में मशीन में हम ऑयल या ग्रीस लगाते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. An interlocking of the irregularity is avoided to get extent. Movement becomes smooth. The substance which reduce the friction are called the lubricants. तो जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं जो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, राइट, दे आर नोन एज lubricants. The substance in some machines it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving parts is used to reduce the friction. तो कहीं कहीं पर हम ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, फिर भी हमको अगर कम करना है फ्रिक्शन तो हम क्या करते हैं, एयर, हवा जो होती है ना, वो भी कभी कभी फ्रिक्शन का ग्रीस का ऑयल का काम करती है फ्रिक्शन कम करने के लिए। Wheels reduce the friction. You must have seen and attaches and other pieces of luggage fitted with the rollers. Even a child can pull such a piece of luggage. Why is it so? Let us find out. देखो ये लड़का इतनी बड़ी सूटकेस लेके जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर नीचे रोलर लगे हुए हैं और जो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। अगर ये ना होते तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता और उससे वो उठाई नहीं जा सकती थी, है ना। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. देखो कोई एक बॉडी जो है, जैसे हमने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया कि 3-4 पेंसिल रखी है, उसके ऊपर से एक बुक को रोल करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी over the another. This is the reason it is convenient to pull the luggage fitted with the rollers. Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of the mankind? तो व्हील की इन्वेंशन जब से हुई है वो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, क्योंकि उसकी मदद से हम बहुत सारे मशीन्स जो है वो पॉसिबल हो सके हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो अगर टेबल के ऊपर मेरे को डायरेक्टली बुक को धक्का देना है तो बुक थोड़ी सी दूर जाकर अटक जाएगी, लेकिन अगर नीचे मैंने पेंसिल्स रख दी हैं और फिर बुक को धक्का दूंगा तो थोड़ी दूर जाके रुकेगी बुक, है ना, बिकॉज ऑफ दिस रोलिंग फ्रिक्शन। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज़ रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स. Common examples are the use of ball bearings between the hubs and the axles of the ceiling fans and bicycles. तो ये बॉल बेयरिंग्स जो हम यूज़ करते हैं वो फ्रिक्शन को कम कर देता है दो सरफेसेस के बीच में। ये हमने पंखे में भी देखा और हमारी बाईसाइकिल में भी देखा। अभी फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? You know that air is very light and thin. हवा जो है वो बड़ी सी लाइट और थिन पतली होती है, yet it exerts the frictional force on the objects moving through it. Similarly, water and other liquids exerts force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is called the fluid. तो साइंस में हम गैस और लिक्विड को एक नाम देते हैं, कॉमन नाम है उनका फ्लूइड. सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रैग.
तो पूछा जाएगा व्हाट इज़ ड्रैग, तो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, या तो लिक्विड या तो गैस, उनका जो लगता है फ्रिक्शनल फोर्स उसको हम बोलते हैं ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. हम किस वस्तु का शेप क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। It is obvious that when some objects move through the fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize the friction. So objects are given special shapes. And where do you think scientists get hints from these special shapes? Obviously from the nature. देखो ट्रक जो आती है ना, वो उसका फेस आगे देखोगे तो ऐसा सीधा होता है ना, और गाड़ियाँ जो होती है ना वो ऐसे स्लोप वाली होती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी को फोर व्हीलर्स को हमको फास्ट चलाना होता है ना, और ट्रक का फेस ऐसा होता है सीधा, है ना, वो ऐसा स्लोप वाला नहीं होता है। क्योंकि हवा का फ्रिक्शन लगेगा तो ट्रक हैवी होती है ना, उसको रोकने में भी मदद मिलती है। और गाड़ी फोर व्हीलर जो होती है उसका शेप ऐसा होता है क्योंकि हवा जो है वो सीधी टकरा के यूँ निकल जाएगी, राइट। वो तीर धनुष में कैसा होता है उस तरह का शेप होता है गाड़ी का, राइट। सीधा ऐसा फेस नहीं होता है। जीप्स आती हैं अभी, उसका फेस सीधा होता है, राइट। तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एरोडायनामिक, दूसरा नाम है उसका एरोडायनामिक। सो एफर्ट्स आर देयर टू मेक द मिनिमाइज द फ्रिक्शन। तो साइंटिस्टों को ये आइडिया कहाँ से आती है कि किस तरह का शेप बनाएंगे तो कम फ्रिक्शन लगेगा? ऑब्वियसली बाय लुकिंग अराउंड द नेचर। तो इंजीनियरिंग का कोई भी आप देखोगे ना इन्वेंशन, वो नेचर में से पक्षियों को, जानवरों को देख के ही आइडिया आता है और फिर मशीन बनते हैं, राइट। Of course, birds and fishes have to move about in the fluids all the time. अभी देखो पक्षियों को तो हवा में उड़ना है, तो हवा क्या है? फ्लूइड है। और मछलियाँ जो है वो पानी में तैरती हैं, तो पानी भी फ्लूइड है ना। तो उनकी बॉडी का शेप कैसा है कि पानी और हवा उनको रोक नहीं पाती है। तो हम भी ऐसे कोई मशीन बनाएं, जैसे हमने शिप बनाई और एरोप्लेन बनाया, है ना, जिसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा। Birds and fishes have to move, their bodies must have evolved the shapes which would make them less energy in overcoming the friction. You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarity in its shape and that of a bird? In fact, all vehicles are designed to have shapes which reduce the fluid friction. देखो बर्ड का शेप और पक्षी का शेप एक जैसा ही है ना। क्यों? क्योंकि नेचर को देख के ही हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है पूरा, राइट। फ्रिक्शन बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर था। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। इसमें हमने क्या क्या देखा? बॉल बेयरिंग देखा, ड्रैग देखा, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, लुब्रिकेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। आज यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर देता हूँ। कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।